Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम BEGC 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक अपना गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो गेस्ट पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको BEGC 133 का गेस्ट पेपर चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके यूनिट वाइज नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वायरीज हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। ओके, सो गाइज देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको शॉर्ट एसे लिखना है। जैसे कि टेनिसन वाला एक क्वेश्चन हो गया आपका जो कि विक्टोरियन एज से जुड़ा हुआ है। टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वाला जो आपका जो है आपका उसमें उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब टाइटल का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। एंड विच इज़ जो आपका मैकबेथ वाला प्ले है उसमें विच इज़ का जो रोल होता है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड बर्नार्ड शॉ जो है थीम ऑफ लव जो आपको आर्म्स एंड द मैन में देखने के लिए मिलती है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये कुछ आपके शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लिखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, वाई इज टेनिसन कंसिडर्ड अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। जो टेनिसन है उसे विक्टोरियन एज का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव क्यों माना जाता है। ओके, सो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन इज रिगार्डेड एज अ true representative of the Victorian age because his poetry reflect the ideas, doubts, beliefs and values of the 19th century England। तो 19th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था उस समय पोइट्री के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि कौन से आइडियाज़, कौन से डाउट्स जो हैं लोगों में हुआ करते थे। द विक्टोरियन एज वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज marked by scientific discoveries, industrial growth and moral questioning, and all of these features disappear clearly in the Tennyson work। Okay, appear मैंने गलती से disappear पढ़ दिया। तो हम देखते हैं कि विक्टोरियन एज के टाइम पे जो भी समाज था, सोसाइटी थी, कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रखी थी, वो सारी चीज़ें हमें टेनिसन के सारे वर्क में देखने के लिए मिलती हैं। सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो था विक्टोरियन एज का वो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द विक्टोरियन एज वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड साइंस। ठीक है, किसके बीच में गाइस, फेथ और साइंस के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे वो उन्होंने दिखाया। उस समय हम देखते हैं कि नई नई जो साइंटिफिक थ्योरीज आ रही थी वो क्या कर रही थी, जो लोगों के पुराने जो क्रिश्चियन धर्म में जो लोगों के रिलीजियस बिलीव्स थे, जो भी चर्च की अथॉरिटी थी, ठीक है, चर्च में जो आपके फादर होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, उन सब के बारे में था कि लोग अपने रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ उसको साइंस से चैलेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से डाउट एंड एंजाइटी था लोगों के मन में। टेनिसन एक्सप्रेस दिस ऑनेस्ट डाउट इन Memoriam AHH where he speaks of nature as red in tooth and claw. At the same time, he tries to restore faith and hope, showing the Victorian desire for moral balance. Tennyson also reflect Victorian patriotism। ठीक है, तो विक्टोरियन एरा में जो एक देशभक्ति थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सेंस ऑफ ड्यूटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। एज पोइट लॉरिएट he celebrated national pride in the poems like the Charge of the Light Brigade. He also portrays the age sadness and loneliness in the poem like Mariana and the Lotus Eaters. Thus, by combining tradition with the modern thought, Tennyson gives voice to the Victorian spirit. तो पूरी की पूरी विक्टोरियन स्पिरिट को वॉइस यहाँ पे गाइस टेनिसन ने दी, आवाज़। ओके, देन आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वाला जो टाइटल है उसका आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंस बताना है। सो द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रेस पोएम
एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो टाइटल उन्होंने कहाँ से लिया है? थॉमस ग्रे की पोएम से लिया है। द फ्रेज मैडिंग क्राउड का मतलब क्या है? मैडिंग क्राउड यहाँ पे बात कर रहा है गाइज नॉइसी, रेस्टलेस एंड जो सिटी की लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा केओटिक होती है ना, उस लाइफ के बारे में बात कर रहा है। एट फर्स्ट द टाइटल सजेस्ट दैट द नॉवल इज सेट इन अ पीसफुल रूरल वर्ल्ड फार अवे फ्रॉम मॉडर्न अर्बन कन्फ्यूजन। तो जो नॉवल है एक शांतिपूर्ण गांव में पूरी बेस्ड है, जहाँ पे वो अर्बन की जो पूरी कन्फ्यूजन है उससे वो बहुत दूर है। हाउएवर हार्डी यूजेस द टाइटल आयरॉनिकली, although the village of the Weatherbury is physically far from the city, the life of its people are full of strong passion, emotional conflict and tragedies। तो यहाँ पे जो थॉमस हार्डी हैं गाइज, उन्होंने टाइटल को आयरॉनिकली यूज़ किया है, यानी कि मतलब फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड भी वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो उस क्राउड से दूर नहीं है। वहाँ पे जो उनके कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के अंदर पैशन है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको कहानी में ट्रेजेडीज देखने के लिए मिलती हैं। तो कैरेक्टर्स लाइक दी बशेबा, बोलवुड, ट्रॉय, इन सभी मतलब ये सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम लव, प्राइड, ऑब्सेशन। द टाइटल ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द काम रूरल सेटिंग एंड द स्टॉर्मी इनर लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन इमोशंस आर सेम एवरीवेयर। ये क्या दिखाता है कि जो ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं हर जगह वो सेम रहते हैं, चाहे वो सिटी में रहें चाहे वो कंट्री साइड रहें। Thus the title is deeply meaningful and reflect the central theme of the novel। तो पूरी की पूरी नॉवल की, पूरी स्टोरी की, उन सबसे ये टाइटल आपका क्लियरली मैच करता है और अच्छे से उनको रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, वॉट रोल डू द विचेस प्ले इन द प्ले मैकबेथ। तो जो मैकबेथ वाला आपका प्ले है वहाँ पे विचेस का क्या रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज देखो, मैकबेथ के अंदर जो विचेस हैं वो एक्ट कर रही हैं एज टेम्पटेटर्स, कि मतलब दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने का काम। सो द विचेस इन मैकबेथ एक्ट एज टेम्पटेटर्स एंड एजेंट ऑफ इविल, नॉट एज कंट्रोलर्स ऑफ फेथ। They do not force Macbeth to commit crimes but awaken his hidden ambitions by predicting his future। तो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है, उसको क्राइम करने के लिए फोर्स नहीं कर रही है, बट उसको मतलब उसके फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट कर रही हैं। द विचेस स्पीक इन हाफ ट्रूथ एंड रिडल्स विच मिसलीड्स मैकबेथ, देयर प्रोफेसीज कम्स ट्रू बट नॉट इन अ वे मैकबेथ एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे प्रोफेसी क्या होता है? भविष्यवाणी। तो जो भी विचेस भविष्यवाणियाँ कर रही हैं वो सच हो जाती है, बट इस तरीके से नहीं जैसा मैकबेथ ने एक्सपेक्ट किया होता है। So for example, the prophecy that no man of woman born can harm him gives him false confidence and leads to his downfall. They also create an atmosphere of moral confusion। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एक लाइन थी ना प्रोफेसी में, क्या बोला गया था कि that no man, ठीक है, of woman born, तो यहाँ पे उसके डाउनफॉल का रीज़न यही लाइन बनती है। And they also create an atmosphere of moral confusion expressed in their famous line, fair is fall and fall is fair। The witches represent evil forces that confuse human judgments। However, Macbeth is responsible for his action। The witches only plant ideas, Macbeth chooses to act on them। तो यहाँ पे witches guys उसको ideas देती हैं और फिर वो उन ideas पे act करता है। तो ये सारा रोल आपको witches का देखने के लिए मिलता है। Question number 4 है that you need to explain how Bernard Shaw deals with the theme of love in Arms and the Men। ठीक है, तो आर्म्स एंड जो मैन वाला आपका पूरा नॉवल है उसके अंदर आपको लव का थीम कैसे देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में बात करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गाइस नॉवेल्स के बारे में, जो मैंने अभी रिसेंटली जून में भी वीडियोज़ अपलोड किए थे। आप उनको भी देखो और वहाँ से अपना सारा जो मटीरियल है एग्जाम के लिए वो कवर करो। नाउ in Arms and the Men, Bernard Shaw represent love in a realistic and practical way, not as romantic or ideal emotion। तो इस प्ले के अंदर जो लव है गाइज, लव एक रोमांटिक और आइडियल इमोशन की तरह नहीं है, बल्कि यू आर सीइंग द लव इन अ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे। He mocks the Victorian idea of romantic love and shows it as false and exaggerated। तो विक्टोरियन जो आइडिया था लव का, ये उसको पूरा उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको फॉल्स बताते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेटेड आइडिया है।
सो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले रैना एंड सर्जियस बिलीव इन हायर लव, लव दैट इज फुल ऑफ पोइट्री एंड हीरो वर्शिप। तो शुरुआत में तो आपको एक जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो किसके बारे में बात हो रही है गाइज, हायर लव के बारे में, जो कि जिसमें आपको पोइट्री, हीरो वर्शिप ये सब देखने के लिए मिलता है। हाउएवर देयर लव इज आर्टिफिशियल एंड टायरिंग ऑल्सो। जो सर्जियस है गाइज वो नोबल है बट सीक्रेटली वो लोका के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रोमांटिक आइडियल्स की वीकनेसेस को भी इसमें प्ले में दिखाया गया है। शॉ इंट्रोड्यूसेस कैप्टन ब्लंशली एज अ प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे जो कैप्टन है वो ऑनेस्ट मैन है, एंड कैप्टन का गाइस क्या विश्वास है दैट लव एंड मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेबिलिटी, नॉट ड्रीम। सो बाय द एंड ऑफ द प्ले रैना फिर उसको कैप्टन को ही चूज करती है, सर्जियस जो है लोका को चूज करता है। शॉ सजेस्ट दैट ट्रू लव बिगिंस व्हेन पीपल एक्सेप्ट रियलिटी एंड ह्यूमन वीकनेस। तो ट्रू लव की शुरुआत कब होती है, यहाँ पे वो दिखाते हैं कि जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब वहाँ पे शुरुआत होती है। एंड ह्यूमन वीकनेस इंस्टेड ऑफ लिविंग इन इल्यूजन्स, तो इल्यूजन्स में नहीं रहना है, ठीक है, और आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, वहाँ से ट्रू लव की शुरुआत होगी। इसके बाद कोई शॉर्ट नोट है, जैसे कि पोर्टर सीन आपको बताना है मैकबेथ का। सो जो पोर्टर सीन है वो एक्ट 2 सीन 3 में आता है, जस्ट आफ्टर किलिंग सॉरी okay, so the porter scene guys comes in act 2 scene 3 just after King Duncan is murdered. This scene is short but very important. First, क्यों important है, क्योंकि ये आपको एक कॉमिक रिलीफ देता है। The murder scene is very serious and frightening. The porter is drunk and talks foolishly which makes the audience laugh for a short time. तो क्योंकि ये आपके प्ले को क्या दे रहा है, एक प्रकार का कॉमिक रिलीफ दे रहा है। दिस ब्रेक मेक्स द नेक्स्ट सीरियस सीन मोर इफेक्टिव। सेकेंड, इस सीन का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। द पोर्टर इमेजिन्स दैट ही इज द गेट कीपर ऑफ द हेल। दिस शोज दैट मैकबेथ्स कासल हैज बिकम अ प्लेस ऑफ इविल आफ्टर द मर्डर ऑफ द किंग। थर्ड गाइज, ये सीन लाइंग एंड डबल मीनिंग के बारे में दर्शाता है। सो द पोर्टर जोक्स अबाउट एन इक्विवेकेटर, अ पर्सन हु स्पीक्स इन अ ट्रिकी वे। This reminds us of the witches who speak in the confusing way and of Macbeth who now hides the truth. तो 2-3 पॉइंट्स का आप यूज़ करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को बताते हुए आप बताएंगे पोर्टर सीन का इम्पॉर्टेंस। एंड फाइनली द नॉकिंग एट द डोर इंक्रीजेज फियर एंड टेंशन। इट शोज दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर एंड सून डंकन्स मर्डर विल बी डिस्कवर्ड। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विक्टोरियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करनी है। सो द विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द इनर स्ट्रगल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, ठीक है। तो जो आपका विक्टोरियन टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार के इनर स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। सो वन मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। न्यू साइंटिफिक आइडियाज मेड पीपल डाउट देयर फेथ। In Memoriam, Tennyson shows this doubt when he describes nature as red in tooth and claw, meaning cruel and violent. Still, he tries to find hope and belief in God. तो यहाँ पे आपको रिलीजन और साइंस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था ना गाइस, की मतलब विक्टोरियन एज में रिलीजन और साइंस के बारे में बात होती है, गॉड के बिलीफ को चैलेंज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आप बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और अनदर कॉन्फ्लिक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट का भी है। तो टेनिसन की अगर हम बात करें तो वो पास्ट एंड प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं। ड्यूटी एंड पर्सनल डिज़ायर का आपको कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल गाइस देखो, अगर आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप BEGC 133 यूट्यूब पे सर्च कर लो, आगे लिख दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्कॉलरली माइंड्स हमारे चैनल का नाम डाल दो, स्कॉलरली माइंड्स, तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और उसके अलावा आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज़ कर सकते हो, आप हमारे नोट्स को परचेज़ कर सकते हो। आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं ना, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी के नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर एक बार परचेज़ कीजिए, देखिए क्या मटीरियल है, कितना आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।